जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 16th लेक्चर। उसी के क्रम में, उसी के कड़ी में ये 17th नंबर लेक्चर होगा, जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएगा। और आज की टॉपिक से बाबू मेरे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हम अपनी टॉपिक्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और तब तक नहीं पड़ती, और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो मेरे बाबू, आप भी संघर्ष करें, तभी आपका जय जयकार संभव है। सीधी सी बात है कि जब पत्थर जो है चोट खाता है हथौड़े की, तो उसकी खूबसूरती निखर के सामने आती है और पूरी आम आदमी जो है उसकी पूजा पाठ शुरू कर देता है। तो जीवन भी कुछ उसी टाइप का है मेरे लाल ललियों, कि आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, आप जीवन में जितना ज्यादा तकलीफ झेलेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, वह मेहनत जो है चमक करके एक दिन स्टार के जैसा जो है सामने आएगी, और दुनिया जो है आपको जो है एज अपने अपने दिलों में जगह देगी। यानी कि वैसे जगह जो ईश्वर को, गॉड को, खुदा को, अल्लाह को दिया जाता है, कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत बेहतरीन आदमी है, आपको जो है अपने दिल में बसाएगा। तो किसी के दिल में बसने से पहले जो है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत का सबसे आसान रास्ता है पढ़ाई। मेहनत तो करता सब लोग है, आप देखते हैं, आप कभी बहुत बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक मजदूर होता है जो सुबह से शाम तक ईंट ढोता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति भवन में बैठा है अफसर बन करके, हो सकता है कि वो 2 घंटा 3 घंटा काम करता हो। अब आप बताओ कि कौन ज्यादा मेहनत करता है? हमारा देश का राजदूत है जो देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में बैठ के करता है, हो सकता है कि उसका ड्यूटी 2-4 घंटे का हो। किसी मैक्सिमम इंडिया में मजदूरों की वर्किंग पीरियड 12-12 घंटे की होती है। तो मेहनत तो ज़्यादा मजदूर ही करता है। लेकिन समाज में आप देखते हैं, समाज जो होती है उसको पैसे भी बहुत कम देती है, उसका प्रतिष्ठा भी बहुत कम होता है, लोग उसको हमेशा पिछड़े हुए के नज़र से देखता है। ये वास्तविकता है, रियलिटी है। आप इमोशनल में आगे कुछ भी बोलने वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर सूटेबल डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता है, तो हो सकता है कि वो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति बन के रह जाए। और वही व्यक्ति अगर स्मार्ट वर्क करने लगे और समय रहते हुए जो है थोड़ी सी मेहनत कर दे, और जब वो अच्छे जगह पे चला जाता है, तो कम मेहनत करने के बाद भी उसको जो है बहुत वैल्यू रहता है। तो अगर आपको इस टाइप का इंसान बनना है कि आपकी वैल्यू हो, यानी आपकी वर्क जो है स्मार्ट वर्क के फॉर्मेट में आ जाए, तो पढ़ाई सबसे बेहतरीन रास्ता है। आप जो है एजुकेशन के साथ जुड़ें। कम उम्र में जब बेहतरीन एजुकेशन होती है ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बेहतरीन जगह मिलता है, सूटेबल स्थान मिलता है, और उस स्थान को पाना है तो आप 5 व्हील के साथ आइए, आपका स्वागत है। अब हम चलते अपने टॉपिक्स की ओर। फिर से मैं बता दूं, आज की टॉपिक से हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक्स को धमाल मचा देना है। यानी जीवन के किसी भी पेपर में अगर ये टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख गया, तो पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना है मेरे बाबू। राज करना है उस टॉपिक्स पे। और यदि आप राज करना चाहते हो कि ये टॉपिक्स आपके जीवन के किसी भी एग्जाम में मिल जाए, आप उसका क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, तो आओ मेरे साथ, चलो चलते हैं।
देखो आ गया, कौन आ गया यार? तो वही टॉपिक्स आपकी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना मजेदार? सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहोगे तो यस में बोलो। चलो आओ सीखते हैं इसको। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डाइपोल रख देंगे, इससे पहले हम लोग डाइपोल पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और यदि किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस भी पढ़ चुके हैं, तो फिर हम ये भी जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस को आपस में पैरेलल दिखाना है और इक्वल डेंसिटी में दिखाना है। डाइपोल भी समझ चुके हैं कि डाइपोल में दो चार्ज होता है, इक्वल अमाउंट के और अपोजिट नेचर का होता है, एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जो सिचुएटेड होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसी डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टर्क कितनी लगेगी। और रहा बात की टर्क की बात, तो क्या टर्क आपको याद है? ये 11th की टॉपिक से बहुत तो सोचता होगा यार ये कौन सा बला ला दिया, 11th को हरा, 11th तुमको ये भुला गए। अरे कोई बात नहीं है, भुला गए तो क्या हुआ, भूल गए तो चलेगा। सोचेगा कि 11th तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो तो भूल गए, कोई बात नहीं मेरे राजा, भूल गए तो भूल गए, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। और जो भूल गए उसी के लिए तो 5 व्हील बना है कि आके याद कर लो। बोलो, तो ये डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल ललियों। आओ कर की टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो बच्चों, सपोज करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो इसका नाम हम लोग ए बी रख देते हैं, ये ए है और ये बी है, यानी ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पॉइंट ए पर बच्चों माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट बी जो है उस पर प्लस क्यू चार्ज है। ये देखो मेरे बाबू, मेरे सुगा, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी आपको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ई सेलेक्ट कर लो, ई मान लो, और यूं समझो कि ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा गया है। मान लो जो ये एंगल है ये थीटा है। एंगल भी कैसे लेते तुमको तो पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक टर्म आती थी हमारे पास जो कि हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इसको पी से इंडिकेट करते थे। अगर यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डेट मीन्स ए से बी की ओर ये डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। थीटा जो है ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। चलो मैं इसी बात को एक लाइन लिख दिया हूं, आप पढ़ लो इसको। कह रहे कि लेट ए बी, आप देखो ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना, डाइपोल मोमेंट पी। देखो मेरे बाबू, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर। जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखी गई है। ये जो थीटा है मेरे बाबू डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो आप बताओ डाइपोल का नाम क्या है, ए बी, मोमेंट कितना है पी, रखा कहां गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, और किस एंगल पर रखा गया तो थीटा एंगल पर रखा गया है। थीटा एक जनरल वैल्यू है, आप 0, 90 वगैरह भी रख सकते थे, बट हम लोग जो है जनरल फार्मूला निकालने के लिए थीटा रखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि इस डाइपोल पे टर्क कितना लगेगा। तो सबसे पहला बात ये जान लो तुम कि अगर हम किसी भी, सोचो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूं समझना बाबू मेरे, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है मेरे बाबू,
ये पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। और फोर्स के लिए तुम ये पढ़ते तो थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू कितना, तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना होता था मेरे बाबू, तो फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाए, अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाए, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज हो जाए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहे, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है यूनिफॉर्म है और चार्ज निगेटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर उस फोर्स को भी हम लोग एफ मान लें तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू ई, बट यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे, निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, फोर्स का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, माइनस का साइन इंडिकेट करेगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है एक दूसरे के, फोर्स जो है अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों जो पॉजिटिव होने का मीनिंग है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। तो इतना आप याद रखोगे, पहले से भी तो याद है। पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन में फोर्स क्यू इंटू ई अमाउंट में, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स और क्यू इंटू ई ही रहेगा, बट माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है कि ये दूसरे के अपोजिट है। तो ये बात तुम नोट कर लो, कॉलम कॉपी लेके बैठो मेरे साथ साथ, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ेंगे इसको। देखो ना, देखो ना कितना मजा आता है इसको, देखो बस तुम देखते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स होने वाली है मेरे लाल ललियों। तो चलो, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। देखो इस ए बी पर जो है यानी कि बी पर प्लस क्यू चार्ज है, तो कोई बताए बी पर कितना फोर्स लगेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। चलो उस फोर्स को मैं F1 मान लेता हूं, तो इसका वैल्यू Q इंटू ई हो जाएगा। और इस निगेटिव पर कितना फोर्स लगेगा बाबू, तो निगेटिव पर तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। इस पर जो फोर्स लगेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसको अगर हम लोग F2 ले लें तो F2 का वैल्यू माइनस क्यू इंटू ई होगा, माइनस क्यू इंटू ई होगा। तो चलो ये जो फोर्स होगा इसको इधर खींचेगा और दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस को या तो हम लोग 2a मानते नहीं तो 2l मानते हैं। चलो बच्चों मान लो ये मिड पॉइंट है इसका डाइपोल का, और तुम तो पहले से जानते हो कि मिड पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं। ये हाफ जो डिस्टेंस है मेरे राजा इसको L मान लेते हैं, तो ये भी जो हाफ डिस्टेंस है ये भी तो L होगी। बोलो, ये O से B की डिस्टेंस को L मान लें तो A से O की भी तो डिस्टेंस L होगी। बोलो, अब सोचो एक बार और सोचो, मान लो मेरे राजा ये एंगल है थीटा, तो ये भी तो थीटा होगी, ये भी तो थीटा होगी। और सोचो तुम इस पॉइंट को ले लो और एक टर्म है यहाँ देखो, तुम पूरे इस डाइपोल पर नेट फोर्स बताओ, पहले डाइपोल पर नेट फोर्स बताना मेरे बाबू। तो ये F1 है इतना और F2 है इतना, नेट फोर्स देखो दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो मेरे बाबू नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखो। और F1 का वैल्यू तुम कितना रख रहे हो बाबू मेरे, Q इंटू ई, और F2 का वैल्यू कितना रखोगे, माइनस Q इंटू ई। तो ये देखो ये Q इंटू ई और माइनस Q इंटू ई कुल मिला के 0। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो नेट फोर्स कितना मेरे राजा,
नेट फोर्स आप याद रखोगे कि 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। डेट मीन्स नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, याद रखोगे नेट फोर्स 0 होता है, यानी ये जो डाइपोल है इस पर नेट फोर्स 0 होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां मैं थोड़ा सा स्पेस खाली कर देता हूं। आप याद रखोगे वैल्यू को, मैं थोड़ा सा स्पेस खाली कर देता हूं। चलो ये बताओ कि अगर हम लोग देखें तो एक रोटेशनल एक्सिस की बात करते हैं। एक ऐसे एक्सिस की कल्पना करो जो पॉइंट O से गुजरता हो और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो मेरे राजा। देखना, ध्यान देना, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक रोटेशनल एक्सिस की कल्पना करो, इमेजिंग करो। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये L है और ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है। तो टर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तुम डिस्टेंस देख रहे हो L, ये फोर्स लग रहा है Q इंटू E, ये F1 जो फोर्स है। तुम देखो ये रोटेशनल एक्सिस के लॉन्ग जो टर्क है ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तुम बारीक ध्यान से देखोगे तो ये जो फोर्स है ये फोर्स तुमको जो परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये ऐसे होना चाहिए था ना, बिल्कुल। तुम बेहतरीन तरीके से देखो, ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर होने का मीनिंग है कि ये एंगल 90 होता है ना। तो फोर्स जो है अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस से परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये ऐसे होना चाहिए था, बट यहाँ डिफरेंट है एंगल, इसलिए आप फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर हम उस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखो थोड़ी सी ध्यान दो। ये जो डिस्टेंस है L, ये तुम ले लो, ये थीटा ले लो, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और इस पर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो लाइन तुम देख रहे हो डॉट डॉट, ये परपेंडिकुलर ले लो। अब फिर इस लाइन में अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं, इस ट्रेंगल में देख लो, मान लो बच्चों हम लोग इस पॉइंट को M सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या सेलेक्ट कर लेते हैं? M। तो तुम देखो ट्रेंगल OM और B में, देखो OMB में साइन थीटा ले लो। तो तुम बताओ साइन थीटा अगर इसमें रखते हो इन ट्रेंगल OMB की अगर बात की जाए और उसमें हम लोग अगर साइन थीटा ले ले मेरे राजा, तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी? तो साइन थीटा होती है बाबू मेरे P/H, मीन्स BM बाई कितनी हो जाएगी? OB, यानी ये हो जाएगी BM बाई OB या AB। तो BM की वैल्यू बोले तो BM ही रहने दो और OB की तो वैल्यू L है। तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी? साइन थीटा हो जाएगी इतनी, यानी BM बोले, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ये L साइन थीटा हो जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी। यानी इस डिस्टेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं मेरे बाबू? ये जो डिस्टेंस होगी ये L साइन थीटा हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये L साइन थीटा हो जाएगी। तो तुम देखो जो रोटेशनल एक्सिस है ये, इसके जो तुमको रोटेशनल एक्सिस दिख रहा है, रोटेशनल एक्सिस के लिए ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बाबू मेरे? ये L साइन थीटा हो गया और फोर्स हो गया F1। तो जो टर्क होता है मेरे बाबू, अगर इसके कारण जो है यानी इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट इस F1 के थ्रू लगने वाले टर्क की मैं बात करूं तो उसका जो टर्क हो जाएगा, उस टर्क को अगर मैं ताऊ1 बोल दूं, टर्क को मैं ताऊ1 बोल दूं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं बाबू मेरे, तो देखो यहाँ फोर्स का वैल्यू Q इंटू E, फोर्स का वैल्यू Q इंटू E और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, L साइन थीटा, L साइन थीटा। और देखो फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी,
क्लॉकवाइज हो जाएगी मेरे राजा, क्लॉकवाइज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो इसका वैल्यू क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना। चलो फिर सिमिलरली तुम ढूंढो कि इस एक्सिस पे जो तुम एक्सिस देख रहे हो मेरे राजा, इस एक्सिस के एलॉन्ग, चलो मैं इसको एक्सिस को दिखा देता हूं। इस एक्सिस को तुम थोड़ा सा, ये जो एक्सिस है तुम इस एक्सिस को इमेजिनरी तरीके से देखो, ऐसे ध्यान से देखो इस एक्सिस को, इस रोटेशनल एक्सिस को तुम ध्यान से देखो। एक्चुअली ये एक्सिस ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो तुम ढूंढो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं, और ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा ही तो होगा ना, बताओ। और ये फोर्स है कितना तुम्हारा F2, तो सोचो F2 के थ्रू अगर इस पे टर्क की बात किया जाए, F2 के थ्रू इस पर टर्क की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर, फोर्स इधर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके थ्रू जो टर्क लगेगी मेरे बाबू, अगर उसको हम लोग ताऊ 2 ले लें यानी टर्क ले लें, सेकेंड फोर्स के कारण अगर टर्क की बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और F2 का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, F2 का वैल्यू कितना है, Q इंटू ई ही तो है, ये Q इंटू ई ही तो है। और इसकी जो डायरेक्शन है देखो, दोनों इसके थ्रू भी टर्क क्लॉकवाइज, इसके थ्रू भी टर्क क्लॉकवाइज, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी साइन थीटा है, एल साइन थीटा, और ये भी तो क्लॉकवाइज ही दिखा रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज दिखा रहा है, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। सोचो ये बॉडी फोर्स इधर लग रहा है और ये बॉडी ऐसी है, तो ये बॉडी ऐसे तो रिवॉल्व करेगी ना क्लॉकवाइज। ये सोचो कि ये एक्सिस ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अगर ये फोर्स इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे तुम इसको लॉक कर देती, ऐसे ही तो घूमेगी ना क्लॉकवाइज। तो चलो अगर नेट टर्क की बात किया जाए तो क्या होगा, तू थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। चलो तो अगर नेट टर्क की बात किया जाए, नेट टर्क ऑन डाइपोल, नेट टर्क ऑन डाइपोल की बात की जाती है, क्या होगा ढूंढो। नेट टर्क ऑन डाइपोल की बात की जाए तो ताऊ नेट कितना होगा बताओ, तो ताऊ नेट जो हो जाएगा ये ताऊ 1 प्लस ताऊ 2 हो जाएगा, यानी टर्क 1 ड्यू टू फर्स्ट फोर्स एंड ड्यू टू सेकेंड फोर्स, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज है, इसका भी वैल्यू कितना था, Q इंटू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा, ये भी क्लॉकवाइज है। और इसकी बात करें तो इसका वैल्यू था Q इंटू ई एल साइन थीटा, और ये भी तो क्लॉकवाइज है मेरे राजा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको 2Q इंटू ई इंटू एल इंटू साइन थीटा लिख दो। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, बोलो। चलो ध्यान देना इसको, तो ये Q इंटू 2L को एक साथ रख दो, E को एक साथ रख दो, ये साइन थीटा रख दो, और डायरेक्शन की जहाँ तक सवाल है क्लॉकवाइज लिख दो। तो Q इंटू 2L बोले तो P, याद करो डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू कितना होता था, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बोले तो PE साइन थीटा, और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग तू लिख सकते हो इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए बाबू मेरे, केवल अगर अमाउंट की बात की जाए तो तू डायरेक्शन छोड़ दो, तो नेट टर्क कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। यही होता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही होता है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे राजा। PE साइन थीटा आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है, PE साइन थीटा होता है। नेट फोर्स कितना, 0 होता है। टॉर्क की मैग्नीट्यूड बोले तो PE साइन थीटा होता है, और जो हमने फिगर दिखाया उसके हिसाब से क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन उलट दो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या जो ए की जगह पर जो माइनस रखे थे Q,
बी के जब पे प्लस की तुम उस चार्ज के अमाउंट उलट दो तभी भी वो जो है डायरेक्शन उलट जाएगा। तो ये बहुत टफ नहीं है, पी साइन थीटा तुम याद रखोगे। तो टॉर्क की जनरल वैल्यू कितनी हो गई, पी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इन वेक्टर फॉर्म, अगर बात वेक्टर फॉर्म की आ जाए तो वेक्टर फॉर्म की बात अगर आ जाए तो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, ये नेट टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू मेरे। तो तुम जानते हो कि P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साइन को जब हम लोग इंडिकेट करते हैं, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट याद करो, हम लोग लेते थे A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर फॉर्मेट में होता था। और जब लेते थे A क्रॉस बी तो ये ए बी साइन थीटा होता था, ए बी साइन थीटा होता था। और ये यूनिट वेक्टर एन बी तो लेते थे जब दो वेक्टर होता था ए और बी। तो जब भी हम लोग साइन वाले कंपोनेंट को छुपाते हैं तो क्रॉस लगा देते हैं, और यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बदले में साइन और फिर डॉट प्रोडक्ट के बदले में कॉस, स्केलर फॉर्मेट में कॉस और वेक्टर फॉर्मेट में साइन। तो जब साइन हटाएंगे तो क्रॉस लगा देंगे, मीन्स टॉर्क की जो जनरल वैल्यू होती है वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई के अलॉन्ग ली जाती है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाती है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाती है वेक्टर फॉर्म में वैल्यू। तो टॉर्क का जनरल वैल्यू लिख के बताओ, टॉर्क जो होता है वेक्टर फॉर्म में कितनी होती है, पी क्रॉस ई या पी डॉट ई। टॉर्क जो होती है उसका जनरल वैल्यू, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क का वेक्टर फॉर्म कितना होगा, बताओ मेरे बाबू। चलो इसको नोट कर लो। थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ये ढूंढो, करेगी फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अगर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो तो किस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क होगी, किस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क होगी मेरे लालियों, किस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क होगी। टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम किस सिचुएशन में होगा ये समझना है। तो तुमने तो सोचा है, देखो यहाँ पे तुमने तो देखा है कि टॉर्क की जो जनरल फार्मूला है, टॉर्क का जनरल फार्मूला है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ये बताओ किसी भी गिवन डाइपोल के लिए P का वैल्यू कांस्टेंट होता है, E का भी वैल्यू कांस्टेंट हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब सिचुएशन है कि उसको किस एंगल पर रखा जाए, थीटा जो है तुम डिफरेंट ले सकते हो। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात किया जाए, फॉर मैक्सिमम टॉर्क यानी टॉर्क का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो रहा है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात किया जाए मेरे बाबू, टॉर्क की वैल्यू अगर तुम मैक्सिमम लेना चाहते हो तो इस कंडीशन में साइन थीटा जो होगा ये मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होना जरूरी है, तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है मेरे लाल, प्लस माइनस 1 होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस 1 होता है। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होने का मीनिंग है, तो साइन कितना डिग्री की वैल्यू बोले तो ये हो जाएगा साइन 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना बाबू मेरे, तो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 रख दो जितना हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में बाबू मेरे आप देखो, जब n का वैल्यू 0 भरोगे, n का वैल्यू 0 भरोगे तो थीटा कितना हो जाएगा। इन प्रैक्टिकल की बात किया जाए, इन प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो n का वैल्यू या तो 0 भर दो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियों, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। या n का वैल्यू तुम 1 भर दो तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 भर दो तो थीटा का जो वैल्यू होगा मेरे लाल लालियों 3 पाई बाई 2 हो जाएगा।
यानी या तो 90 डिग्री के लिए, या तो 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है, या तो 270 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है टर्क का वैल्यू। तो टर्क का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लो, या तो 270 ले लो, या उसी को बार बार रिपीट करते रहो, बात एक ही होती है। 90 डिग्री की जो पोजीशन होती है या 270 वाले ही जो है बार बार उसी पोजीशन को रिपीट करते रहेगा। तो 90 डिग्री हम लोग समझते हैं पहले कैसे होता है। मान लो मेरे बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये है तुम्हारा डाइपोल, ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। तो तुम तो जानते हो कि डाइपोल मोमेंट इधर से इधर लिया जाता है, माइनस से प्लस की ओर लिया जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो। डाइपोल मोमेंट जो P की डायरेक्शन होती है ये तो हमेशा नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर ली जाती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर ली जाती है। तो यहाँ जो मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम देखो यहाँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो जिस कंडीशन में ये अगर इस तरह के सिचुएशन में होगा, तो इस कंडीशन में देखो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा Q इंटू E, और निगेटिव पर जो फोर्स लगे मेरे बाबू, निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज का जो फोर्स होगा ये माइनस Q इंटू E इधर होगा। और इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा। या तुम ये भी सोच सकते हो, यूँ मान लो मेरे बाबू कि हम लोग इसको 180 पर इसको पॉइंट A ले लेते हैं, इसको पॉइंट B ले लेते हैं, और मान लो हम लोग माइनस Q को यहाँ रख देते हैं, प्लस Q को यहाँ रख देते हैं। तो आपको तो पता है कि डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस Q की ओर होती है। यानी यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगी उसका जो डायरेक्शन होगा मेरे लाल ले लियो, A से B की ओर तो है, बट ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लें, तो यहाँ देखो जो P का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, ये बिल्कुल जो है बाबू मेरे, ये देखो ये 90, फिर ये 90 और फिर ये 270 डिग्री पास हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा। ये इतना सिचुएशन होगी, एंगल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की। तो जब थीटा का वैल्यू 270 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में भी थीटा की वैल्यू जो 270 डिग्री होगा, यानी 3π/2 होगा। तो इस कंडीशन में भी मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और यदि थीटा का वैल्यू जो π/2 हो रहा है, तभी भी मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। देखो इस सिचुएशन में फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगेगा, और निगेटिव पर फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इधर लगेगा। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो अब बारी आती है कि मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तुम पहले ये बताओ, कमेंट करके बताओ कि एंगल के किस वैल्यू के लिए टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, एंगल के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। यानी फॉर टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम थीटा इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम थीटा इक्वल टू व्हाट। तुमको बताना है कि एंगल के किस वैल्यू के लिए जो है थीटा मैक्सिमम मतलब टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तुम जल्दी से कमेंट करके बताओ। वाह, मजा आ गया, तुम लोगों ने क्या बेहतरीन कमेंट किया। कह रहा क्या कि जो थीटा है जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जब थीटा 270 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो देख लो यहाँ पे मेरे बाबू, इसको हम लोग एक्स एक्सिस जैसा कंसीडर करते, ये एंगल 90 हो गया, और यदि इसी डाइपोल के डायरेक्शन को चेंज कर देते ये 270 डिग्री हो जाता है, ये टोटल एंगल 270 डिग्री हो जाता है। तो या तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रख दें तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, या तो ऐसे रख दें तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो आओ हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। देयरफॉर मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू, देयरफॉर टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा मेरे लाल लिए। मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू हम लोग π/2 ही भर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin π/2 बोले तो 1, sin π/2 बोले तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, sin π/2 बोले तो कितना, sin π/2 का वैल्यू सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मैक्सिमम टॉर्क के लिए PE sin थीटा, मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात किया जाए तो किस एंगल के लिए मैक्सिमम टॉर्क, 90 या तो 270 डिग्री के लिए। तो चलो मेरे बापू, मेरे राजा, मेरे सुगा, मेरे तोता, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा PE sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू π/2 भर दिया हमने, sin π/2 तो 1 होता है।
तो टर्क का मैक्सिमम वैल्यू पी हो जाएगा, यानी देयरफॉर टाउ का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ मेरे बाबू, तो ये पी हो जाएगा। यानी डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट ही डायरेक्ट जो मैक्सिमम टर्क होता है। तुम याद रखोगे मेरे बाबू इसको, टर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो P इंटू ई होता है, जहाँ P डाइपोल मोमेंट होता है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब चलो नेक्स्ट देखो, ये केस 2 देखो, केस 2 तुम देखो, इसमें एक टर्म आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है इसका मीनिंग क्या है। तो अगर कोई भी बॉडी है, सिस्टम है, उस पर नेट फोर्स 0 है, मीन्स वह बॉडी जो है अपने बिल्कुल इनिशियल कंडीशन को मेंटेन रख रही है, तो समझो कि वह बैलेंस है, संतुलन में, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की अगर बात किया जाए तो कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कब इक्विलिब्रियम में होगा, तो इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो डाइपोल को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन ढूंढना है। तो सोचो मेरे बाबू, मान लो ये जो है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, और आपको तो पता है कि दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस हम लोग 12 लिया करते हैं। ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया। अब तुम ये भी जानते हो कि मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं मेरे राजा, तो मूवमेंट की डायरेक्शन जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेते हैं। मूवमेंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेते हैं, यानी ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेते हैं। तो जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में टर्क कितना होगा। सबसे पहले फोर्स की बात करो, तो इस पर जो फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स होगा ये माइनस क्यू इंटू ई होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स होगा, ये फोर्स की बात करें तो ये प्लस क्यू इंटू ई होगा। तो इस सिचुएशन में भी अगर एफ नेट की बात किया जाए, नेट फोर्स की बात किया जाए बाबू मेरे, तो ये माइनस क्यू इंटू ई और ये प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर वायलेंस कर देगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग टर्क की बात करें, नेट टर्क की बात करें, तो नेट टर्क होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और आप देखो पी और ई के बीच का एंगल कितना है, तो 0 डिग्री है बाबू मेरे। तो पी और ई के बीच के एंगल 0 डिग्री है, पी और ई के बीच के एंगल अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री की वजह से पूरा ये टर्क, नेट टर्क भी 0 है। तो जब टर्क भी 0 है और फोर्स तो ऑलरेडी पहले से भी 0 है, तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, मीन्स वह बॉडी जो होगी उसका जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा वो तो 0 हो जाएगा, यानी बॉडी ट्रांसलेशनल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। बट अगर नेट टर्क भी 0 हो जाए तो बॉडी की जो रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी बॉडी रोटेट भी करेगी तो या तो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड में रोटेट करेगी या तो रेस्ट में रहेगी, तो उसकी जो रोटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगी तो 0, वो भी 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले सकते हैं। तो अब रहा कि ये इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि यहाँ टर्क फोर्स भी 0 है और टर्क भी 0 है, लेकिन इक्विलिब्रियम के भी तो टाइप्स होते हैं। इक्विलिब्रियम याद करो 3 टाइप्स के होते हैं। 11th वाली बात फिर कहेगा कि 11th, पूरी 11th तो लॉकडाउन में खत्म हो गई। यार कोई बात नहीं है, खत्म हो गई तो तू 5 के साथ जुड़े रहो, 11th की भी सिलेबस तुमको मिल जाएगी, उससे रिवीजन कर लेना। और थोड़ी बहुत एरर है भी अभी, तो अभी मैं बहुत प्यार से रख देता हूं तुम्हारे सामने, उसी को सुन के रख लो, याद कर लो, समझ लो, आज अपने आप को अपडेट कर लो, कल से फिर तुम्हारे लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो फिर आप रेडी हो तो आओ देखते हैं इसको, चलो देखते हैं इसको। कह रहा है कि ये जो टर्क है इस पे 0 है, अगर टर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स की होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ही तो होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होता है बाबू मेरे,
कि अगर इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब मानी जाती है कोई सिस्टम कि यदि हम किसी सिस्टम को एक बहुत माइनर एंगल से, मान लो कि इसको हम एक छोटा सा एंगल से डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको डिस्प्लेस्ड कर देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, और जैसे ही फ्री करते हैं यानी उस बाहरी रीस्टोरिंग फोर्स को हटाते हैं, ये फौरन अपने उसी जगह को एक्सेप्ट कर लेते, तो समझो कि वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकती है, शर्त है कि जब हम लोग इसको एक छोटी से एंगल से डिस्टर्ब कर दें तो टर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ दिखाने लगे, और जैसे ही इसको हटाएं फौरन आके उसी पोजीशन को, उसी सिचुएशन को बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले, तब वह सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। अगर आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा रोटेट कर लो और फिर छोड़ो तो ये जो है यानी कि अपने उसी कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो एट ए टाइम तुम देखो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है मेरे बाबू, यानी इस कंडीशन में तुम देखो कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यह सिस्टम जो होगी कंप्लीटली, मान लो इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करता हूँ, एक बहुत छोटी सी एंगल से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, डिस्प्लेस्ड करता हूँ, मान लो इसको मैं एक छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस्ड कर दिया, इसको एक छोटी सी एंगल से डिस्प्लेस्ड कर दिया, यहाँ पे तुम ध्यान दो, तो इस पर तो फोर्स इधर ही लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, यानी इस पर जो टर्क होगा ये फिर से इसको जो इस पॉइंट को यहाँ लाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट को यहाँ लाने की कोशिश करेगा, यानी इसको हमेशा अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो और ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इसको मेरे बाबू, अगर कोई व्यक्ति इसी डाइपोल को थोड़ा सा इधर भी डिस्प्लेस कर देता है, अगर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो तो इधर ही लगेगी, और इस पर जो फोर्स लगेगी निगेटिव वाले पर इधर लगेगी, तो अगर जैसे ही फ्री करेगा ये फ़ौरन ऐसे रोटेट कर जाएगी, ये फ़ौरन ऐसे आ जाएगी और उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगी जैसे पहले था। तो इसका मीनिंग है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो सिस्टम जो होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री द सिस्टम, द डाइपोल ले लो, द डाइपोल इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप याद रखोगे कंडीशन को कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात आती है कि तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कब होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा। चलो हम लोग इसको भी सीखते हैं कि अनस्टेबल किस सिचुएशन में होगा। तो मान लो मेरे बच्चों कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने यहाँ पर पॉइंट ए को रख दिया है, यहाँ पर माइनस क्यू को रख दिया है, और यहाँ पर पॉइंट बी को रख दिया है, यहाँ पर जो प्लस क्यू को चार्ज को रख दिया है। और तुम देख रहे हो कि तो बताओ डाइपोल मोमेंट जो होती है, जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है मेरे राजा, डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर तुम देख रहे हो, तो डाइपोल मोमेंट तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। तुम ढूंढो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए तो यहाँ वो एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस कंडीशन में अगर निगेटिव पर फोर्स की बात किया जाए, निगेटिव पार्टिकल पर अगर फोर्स का बात किया जाए तो निगेटिव पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स माइनस क्यू इंटू ई इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और पॉजिटिव पर अगर फोर्स की बात की जाए तो पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस क्यू इंटू ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नेगेटिव पर फोर्स जो होगा अलाइन होगा, पॉजिटिव पे दोनों सेम डायरेक्शन में बट एक दूसरे से अपोजिट है, एंगल 90 डिग्री है। तो चलो टर्क की बात करते हैं। तो अगर टर्क की बात करें, अगर टर्क की बात करें तो टर्क कितना होगा, टर्क की बात करें तो टर्क कितना होगा बाबू मेरे। तो जो टर्क होगा ये पी ई साइन थीटा, या पी ई रहने दो और थीटा का वैल्यू कितना भरोगे मेरे लाल लालियों, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री भरोगे, यानी पी ई साइन 180 बोले तो 0, यानी पूरी कंप्लीट कहानी 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी टर्क 0 होगा। नेट फोर्स की अगर बात करें,
यानी नेट टर्क की बात करें तो नेट टर्क 0 होगा, और नेट फोर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई, कुल मिला के नेट फोर्स भी 0 होगा यहाँ पे। तो ये भी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टर्क भी 0 है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 है, तो ये भी सिस्टम क्या हुआ तुम्हारा, बैलेंस हो गया, संतुलन में हो गया। बट ये संतुलन क्या परमानेंट है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो स्टेबिलिटी की डिफिनीशन निकालने से पहले तुमको इसको एक जर्किंग देना पड़ेगा। मान लो कि इसको मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एंगल से चेंज करता हूं, सोचो मेरे लाल लालियों, सोचो इसको हम एक छोटी सी एंगल से चेंज करके चेक करते हैं। यहाँ पे अगर ये डाइपोल को हम लोग एक छोटी सी एंगल से रोटेट करा दें, मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ ला देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ ला देता हूँ, तो क्या होगा देखो, तो जैसे इसको यहाँ लाएंगे इस पर जो नेट फोर्स होगा, जो फोर्स होगा बाबू मेरे, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा पॉजिटिव पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू ई, और जो निगेटिव पर फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन माइनस Q इंटू ई। तो तुम बताओ अगर मैं इस डाइपोल को यहाँ ला के छोड़ दूँ तो क्या ये फिर से लौट के यहाँ आएगा? क्या ये फिर से लौट के यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं, ये फौरन रिटर्न होके ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 डिग्री पर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली कभी भी वो 180 पर नहीं आएगा बल्कि वो 0 पर आएगा, और 0 पर आने का मीनिंग है कि स्टेबिलिटी जो होती है 0 पर मिलती है। अगर स्टेबिलिटी जो है 180 पर मिलती तो इसको ऑटोमेटिक 180 पे आना चाहिए था। या सोचो तुम, अगर इस डाइपोल को मेरे बाबू, अगर इस डाइपोल को हम लोग इस एंगल पर भी चेंज करके ला दें, अगर इस डाइपोल को हम लोग यहाँ पर ला दें, इस सिचुएशन में ला दें, इस सिचुएशन में ला दें, तो ढूंढो ये जो निगेटिव चार्ज है, इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा माइनस Q इंटू ई, और जो पॉजिटिव है इस पर फोर्स इधर लगेगा प्लस Q इंटू ई। और अगर डाइपोल को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये डाइपोल, ये जो पॉइंट होगी दौड़ के इधर आएगी और ये जो पॉइंट होगी दौड़ के इधर आएगी, जबकि यहाँ तुम देखो मोमेंट इसमें इधर है, इसमें भी मोमेंट इधर है। तो ये जैसे ही फ्री छोड़ेंगे ये दौड़ के इधर आने का मीनिंग है कि मोमेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 पर आ जाएगा, 180 पर कभी नहीं आएगा। अगर तुम इसको देखो, जैसे इसको फ्री छोड़ेंगे ये दौड़ के इधर आएगा, ये दौड़ के इधर आएगा, यानी ऑटोमेटिकली ये ऐसे हो जाएगा, 0 पर आएगा, कभी भी 180 पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगी वो 0 डिग्री पर ही पॉसिबल है, 180 पर इक्विलिब्रियम तो है लेकिन वो स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल जो होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब? जब थीटा का वैल्यू 180 होगा। याद करो मेरे लाल लालियों, किस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। और किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। बस इतना तो याद नहीं रख सकते, थीटा 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल inside a uniform electric field, inside a uniform electric field।
चलो बच्चों जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो कह रहा है कि किस एंगल पर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखते हैं तो किस एंगल पर टर्क मैक्सिमम होगा, यानी कौन सी वो एंगल होगी जिसके लिए टर्क मैक्सिमम होगा। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दें इसका। बहुत अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आने लगा है। मैं देख रहा हूं, मैं आपकी जो कमेंट होती है ना, आपका जो आंसर सुटेबल आता है ना, दिल को छू जाता है मेरे बाबू। तो आप बिल्कुल दिल से जुड़े रहे और क्वेश्चन का जो है एकदम सटीक जवाब देते रहे। और नहीं अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप रिव्यू करके देखते रहें। जब आप उसको रिव्यू करके देखेंगे ना, तो जो छोटी छोटी बातें जो डाउटफुल होगी वो क्लियर होती चली जाएगी। तो एंगल के किस वैल्यू के लिए जो टर्क मैक्सिमम होगा मेरे राजा लाल लालियों, बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री। यानी जब थीटा मैक्सिमम होता है, थीटा 90 होता है तो टर्क मैक्सिमम मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप नेक्स्ट देखोगे इसी में सेकंड कहता है कि फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल क्वेश्चन यही बाबू मेरे, आपको आंसर लिखना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दे। इसको हिंदी में अस्थाई संतुलन कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर देना है कि कौन सा आंसर ज्यादा सूटेबल हो सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए चलो मेरे लाल लालियों, बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ गया क्वेश्चन देख के, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना डिग्री बाबू मेरे, 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 का लाइन लगा दिया तुम लोगों ने। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C3 देख लो। कहता है कि फॉर ऑन स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको बताना है मेरे राजा। ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। बी में देखेंगे ये थीटा का वैल्यू कितना मेरे राजा, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। और सी में देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। और डी में देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना, ये भी 45 डिग्री। तो आप जल्दी से ऑन स्टेबल के लिए कमेंट करें। ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू कितना, ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू कितना मेरे राजा, जल्दी से कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री। मजा आ गया, तू सब एकदम कमेंट की लाइन लगा दिए हो। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा मेरे लाल लालियों, बहुत अच्छा। चलो तो याद रखोगे ऑन स्टेबल 180 डिग्री के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो 0 डिग्री। और मैक्सिमम टर्क कब मिलेगा, या तो 90 डिग्री हो या तो 270 डिग्री के लिए। गुड। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल inside a uniform electric field, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टर्क बताना है बाबू मेरे, आपको टर्क बताना है। देखो ये कहता है कि ताऊ इक्वल टू ई क्रॉस पी, नेक्स्ट कहता है ताऊ इक्वल टू ई डॉट पी। फिर कहता है कि टर्क जो है
ये P क्रॉस E। और नेक्स्ट कहता है मेरे लाल लालियों कि टर्क जो होती है ये P डॉट E होती है। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके आंसर दो इसका। टर्क का वैल्यू P क्रॉस E होता है कि E क्रॉस P होता है? आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दें। टर्क का वैल्यू कितना होगा? P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा या P डॉट E होगा या E डॉट P होगा? आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर दे मेरे लाल लालियों। बहुत मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के। अभी तो देखो वेक्टर फॉर्म में हमने टर्क को कितना लिखा था? क्रॉस लिखा था या डॉट लिखा था? जब क्रॉस को हटाते तो साइन लिखते हैं और डॉट को हटाते तो कॉस लिखते हैं मेरे बाबू। तुम यहाँ देख लो ए बी साइन थीटा जो होती है इसका वैल्यू होता है ए क्रॉस बी होता है मेरे लाल लालियों, वेक्टर फॉर्म में होते ही है। और ए बी कॉस थीटा जो होता है इसका वैल्यू ए बी होता है, ए डॉट बी होता है मेरे लाल लालियों। ए डॉट बी होता है तो तुम ढूंढो P क्रॉस E, P डॉट E, E क्रॉस P, E डॉट E। बहुत अच्छा मेरे बाबू, बहुत अच्छा। इसका वैल्यू हो जाएगा ताऊ इक्वल टू P क्रॉस E, ताऊ इक्वल टू टर्क इक्वल टू P क्रॉस E हो जाएगा मेरे बाबू। तो टर्क जो है P क्रॉस E के बराबर हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे बाबू अगर हम लोग डाइपोल को रख देते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख देते हैं तो इस पर फोर्स लगता था Q इंटू ई, इस पर फोर्स लगता था माइनस Q इंटू ई। तो एफ नेट कितना बाबू मेरे, एफ नेट कितना बताओ? तो ये माइनस Q इंटू ई प्लस Q इंटू ई, नेट फोर्स जीरो। टर्क की अगर बात की जाए, तो टर्क का जनरल फार्मूला याद रखोगे PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लेना है तो इसका वैल्यू याद रखोगे, वेक्टर फॉर्म में कितना मेरे राजा? तो P क्रॉस E। मैक्सिमम टर्क की बात की जाए, तो ये PE साइन 90 भर दोगे या 270 डिग्री भर दोगे, यानी PE हो जाएगा। मैक्सिमम टर्क के लिए थीटा 90 होना जरूरी है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो याद रखोगे कि थीटा 0 डिग्री, यानी टर्क जो होगा, मैक्सिमम टर्क जो होगी बाबू मेरे, डाइपोल तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए टर्क का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये PE साइन 0 डिग्री भर दोगे और ये टर्क 0 हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। फिर तुम देखोगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो थीटा कितना बाबू मेरे? 180 डिग्री, और टर्क इस कंडीशन में भी 0 होता है। आप इतनी सारी बातों को अगर याद रखोगे तो मुख्य रूप से जो होगी आपकी टर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो है पकड़ में आ जाएगा। चाहे वो किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो या इवन आपके जो है CBSE बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन हो, आपसे इजीली क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक्स को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं फिर आपसे कहूँगा मेरे बाबू, पढ़ाई दुनिया की सबसे खूबसूरत संपत्ति है और ये एक ऐसी संपत्ति है जो आप जितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना बढ़ेगा, कभी इसको कोई बांट नहीं सकता, इसमें किसी की शेयर नहीं हो सकती, ये किसी जगह पे आप छोड़ के नहीं जा सकते। आप दुनिया के जिस कोने में जाओगे आपके साथ रहेगा जीवन प्रांत। तो अगर इतनी स्टेबल चीज मेरे को कहीं मिल रही हो जो परमानेंट हमारे साथ रहने वाली हो, तो हमको लेने में क्या जाता है, वो भी जबकि 5 व्हील के द्वारा फ्री में मिल रहा हो। बोलिए,
तो आप इस अमूल्य अनमोल चीज को जो है समय रहते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं कर लीजिए। नहीं तो जब समय आती है, इंसान धीरे धीरे जो है अपने लाइफ में व्यस्त हो जाता है, तब बड़ी मुश्किल काम हो जाता है स्टडी के फील्ड में रिटर्न होना। तो मेरे बाबू, आप अभी जिस उम्र में है, जिस पड़ाव पर है, इस पड़ाव में जो है शिक्षा जो है सबसे अनमोल संपत्ति है आपको पाने के लिए। आप पहले शिक्षा को रिसीव करें, एजुकेशन को रिसीव करें। जब आपके पास एजुकेशन आ जाएगी तो ऑटोमेटिक मुझे विश्वास है कि जिस बच्चे के पास जो है एजुकेशन आ जाती है, तो जैसे ही एजुकेशन आपके पास पहुंचेगी, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिजल्ट के लिए कोई थोड़े ना अलग से पढ़ता है जी। आप सिलेबस की बातों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो, थोड़ी सी गहराई में पढ़ते हो, ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगा मेरे लाल लालियों। और आपकी तपस्या जब सफल हो जाएगी, आपकी जब जीवन जो है जिस टारगेट को रख करके जो है आप अभी दिन रात एक किए हुए हैं, उस टारगेट में थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करने से, थोड़ी सी इमेजिंग पावर बढ़ाने से, थोड़ी सी जो है ट्रिक टेक्निक से काम करने से काम बन जाएगा मेरे बाबू। तो आप इन सब की व्यवस्थाओं के लिए किस तरह की कौन सी ट्रिक टेक्निक होगी, कैसे हम अपने आप को जो है हमेशा जो है मोटिवेट करके रखेंगे, आप 5 व्हील से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ये बताएं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले लेते हैं विदा। जय हिंद।